13वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के मध्य तक लखनऊ एक विस्तृत नगर और बड़ी व्यापारिक मंडी बन चुका था। इस क्षेत्र में कुर्मी, कोरी, पासी और अहीर जैसी जातियों की बसावट हो गई। नौबत खानों में दिन भर में कुल 4 बार नौबतें बजती थीं। ये शियाओं के 7वें इमाम मूसा अल कादिम की 21वीं पीढ़ी के वंशज थे। इस हमले में नीलकंठ नागर मारे गए और इनके 10,000 सैनिकों का काफिला पूरी तरह से तबाह हो गया। उस रात दावत में लाहौर की मशहूर तवाइफों के साथ साथ बल्ख से खरीद कर लाई गई तमाम खूबसूरत लड़कियां भी पेशे नजर की। हाथी पर बैठे हुए शादत अली खान ने सबसे पहले वह तलवार काटकर गिरा दी। आप सभी का हमारे चैनल टेल्स ऑफ व्हील्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली कड़ी में आपसे वादा किया था कि अपनी नई अगली कड़ी में हम लखनऊ शहर के हुक्मरानों की फहरिस्त पर तफसील नजर डालने के साथ ये देखेंगे कि उनके दौर में शहर की क्या कैफियत रही थी। हालांकि माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अगली कड़ी के लिए इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो आइए आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम आज की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। सल्तनत काल से पहले अवध क्षेत्र पर हुकूमत करने वाले राजाओं में गुप्त, मित्र, मौखरी, गुर्जर प्रतिहार और गढ़वाल वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। राजाओं के साथ साथ इस क्षेत्र के बारे में अगर जानना है तो एक नजर हमें इस क्षेत्र में रहने वाली आवाम पर भी डाल लेनी चाहिए। वीना तलवार ओल्डनबर्ग की एक पुस्तक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से सन 1984 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने यहाँ रहने वाली जातियों का उल्लेख किया है। ओल्डनबर्ग के अनुसार तमाम राजपूतों के सैन्य अभियानों और व्यापारिक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में कुर्मी, कोरी, पासी और अहीर जैसी जातियों की बसावट हो गई थी। हालांकि अवध क्षेत्र में खासतौर से लखनऊ के इलाके में रहने वाली जातियों में जो प्राचीनतम बस्तियां थीं वो कायस्थ और ब्राह्मणों की हुआ करती थीं। हालांकि यह आश्चर्यजनक बात है कि अवध के गजेटियर और विलियम कुक की प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड टाइप्स ऑफ अवध इन नॉर्थ प्रोविंसेस तक में निम्न जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके दूसरे मायने हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि केवल सवर्ण जातियां ही लखनऊ के क्षेत्र में रहती हों और निम्न जातियों की बस्तियां यहाँ न रही हों। तमाम विद्वान ऐसा मानते हैं कि संभवतः ये इस कारण से हुआ कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जातीय आंकड़े इकट्ठा करने आरंभ किए थे। उनके सामने एक चुनौती यह थी कि केवल सवर्ण जातियों के लोग ही अपने नाम के आगे जातिगत उपनाम लगाया करते थे और निम्न जातियों के लोग ऐसा प्रयोग नहीं करते थे। इसी कारण संभवतः उनकी पहचान करने में कठिनाई आई होगी और जब उन्होंने इसका दस्तावेजीकरण किया तो उनके दस्तावेजों में सवर्ण जातियों का तो उल्लेख मिलता है मगर निम्न जातियों का उल्लेख नहीं हुआ। हिंदू बस्तियों के अलावा यहाँ पर रामनगर के पठान, जुग्गौर के किदवई शेख और कशमंडी कला के शेखों ने भी अपनी प्रमुख बस्तियां बनाई थीं। लखनऊ क्षेत्र के तमाम अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कालखंडों में भर और पासी राजाओं द्वारा भी शासन करने की जानकारी मिलती है। 13वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के मध्य तक लखनऊ एक विस्तृत नगर और बड़ी व्यापारिक मंडी बन चुका था। इसका जो प्रमुख कारण था वो था व्यापारिक और तीर्थ के प्रमुख केंद्र जैसे बनारस, इलाहाबाद और अयोध्या से इसकी परस्पर निकटता। इनके अलावा मुगल बादशाहों का भी शुरुआत से ही इस शहर से नाता रहा है। बादशाह बाबर के बेटे हुमायूं को पलायन के दिनों में शहर से न केवल शरण मिली बल्कि 10,000 रुपयों के साथ साथ 50 घोड़ों की मदद भी मिली थी। वहीं दूसरी ओर जब शेरशाह सूरी ने मुगल सत्ता पर कब्जा कर लिया था तो उसने लखनऊ का क्षेत्र भी फतेह किया और यहाँ पर तांबे के सिक्कों की एक टकसाल स्थापित की। यह टकसाल बादशाह अकबर के दौर में भी सिक्के ढाल रही थी। बादशाह अकबर ने खुद यहाँ पर कई सारे मोहल्ले बसाए जिनमें मीना बाजार प्रसिद्ध रही है। बादशाह अकबर की ही लखनऊ यात्रा की निशानी के तौर पर चौक बाजार के दक्षिण में अकबरी गेट का निर्माण किया गया था। हालांकि विद्वानों में इसकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है कि बादशाह अकबर ने लखनऊ का भ्रमण किस समय किया था। बादशाह अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल में भी एक मिर्जा बाजार नाम से बाजार स्थापित की गई थी। हालांकि यह बाजार
गदर के दौर में तबाह हो गई। अवध के सुनहरे दिनों की नींव 16वीं शताब्दी में तब पड़ी जब बादशाह अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित करवाया और अवध को बतौर सूबा घोषित किया। उन दिनों दिल्ली दरबार में लखनऊ के बिजनौर के शेखों का वर्चस्व अधिक था। उन्हीं बिजनौर के शेखों में से एक अब्दुल रहीम उर्फ निदान शाह को सन 1580 में अवध सूबे की पहली सूबेदारी हासिल हुई। अब्दुल रहीम उर्फ निदान शाह शेख इब्राहिम चिश्ती के औलाद हुआ करते थे। शेखजादों के दौर में लखनऊ काफी फला फूला, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी और नगर के विकास की नजर से भी। हालांकि सन 1580 से लेकर के 1722 तक कुल 142 वर्षों के शासनकाल में कला और सांस्कृतिक विकास के विशेष लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं। अब्दुल रहीम उर्फ निदान शाह का बनवाया हुआ सन 1590 का मच्छी किला ही मात्र मशहूर है। हालांकि अब मच्छी किला के भी अवशेष विद्यमान नहीं हैं। इन्हीं की बेगम कृष्णा की बनवाई हुई आधुनिक याहियागंज में स्थित एक इमारत नादान महल के नाम से जानी जाती है। नादान महल के ही पास इब्राहिम चिश्ती का मकबरा है और उसी के बगल में 16 खंभा के नाम से एक और मशहूर इमारत है। हालांकि 16 खंभा किसी पूर्ववर्ती काल की बनाई हुई हिंदू वास्तु का हिस्सा है। यह संभवतः किसी मंदिर या लोक भवन का अंग रहा होगा। इस 16 खंभा के ऊपर 5 अन्य कब्रें हैं जो कि बाद के काल में बनवाई गई प्रतीत होती हैं। सन 1590 में निदान शाह का बनवाया हुआ मच्छी किला गोमती नदी के दाहिने किनारे पर लगभग 1 वर्ग मील के दायरे में फैला हुआ था। इस मच्छी भवन के अंदर 6 आंगनों के बीच में 6 अलग अलग महल बनाए गए थे, जिनमें से 5 महल समूह में और 1 महल थोड़ा सा पृथक बना था। 5 महलों के समूह को पंचमहल कहा जाता था और एक अलग महल को मुबारक महल कहा जाता था। निदान शाह ने 5 महलों का समूह अपनी 5 बेगमों के लिए बनवाया था, जबकि मुबारक महल खुद निदान शाह का आवास हुआ करता था। मच्छी भवन के आंगन के बाहर की ओर सबसे बड़ा शाही फाटक था। 2 शाही फाटकों में बाहरी फाटक में नौबत खाने बने हुए थे। इन नौबत खानों में दिन भर में कुल 4 बार नौबतें बजती थीं। पहली नौबत सुबह 5 बजे, उसके बाद 9 बजे, फिर तीसरे पहर में 3 बजे और फिर शाम को 4 बजे बजती थी। नौबतों में वाद्य यंत्रों में शहनाई, नक्कारे और नफीरी का इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है कि इस काम के लिए कुल 16 साजदार तैनात किए गए थे। इस मच्छी भवन के अब तो ध्वंसावशेष भी नहीं बचे हैं। इसके स्थान पर आधुनिक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विद्यमान है और जहां कभी पंचमहल हुआ करता था, वहां मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक संकाय की भवन स्थित है। मच्छी भवन के महलों के अलंकरण में चांदी के बनाए हुए मत्स्य युगल का प्रमुख तौर से इस्तेमाल किया गया था। रुपहली आब वाले ये मछली के जोड़े पूरे पंचमहल की सजावट का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे। मत्स्य युगल दरअसल हिंदू परंपराओं में भी आरंभिक दौर से ही बहुत शुभ माना गया है। मुगल शासकों के दौर में सांस्कृतिक मेल का ऐसा चलन बढ़ा कि मुस्लिम वास्तुकारों ने हिंदू लक्षणों को भी सहजता से अपना लिया था। यही एक प्रमुख कारण था कि हिंदू परंपरा की मछली मुस्लिम वास्तु का एक अभिन्न अंग बनकर सामने आई थी। बिजनौर के शेखजादों का 1722 में सादत अली खान के हाथों हुआ। सादत अली खान खुरासान के निकट निशापुर में सैयद परिवार में 1680 में जन्मे थे। इनके पिता का नाम मीर मोहम्मद नासिर था। इनका मूल नाम जो बचपन का था वो मीर मोहम्मद अमीर था। ये शियाओं के 7वें इमाम मूसा अल कादिम की 21वीं पीढ़ी के वंशज थे। यह जिस सैयद परिवार में जन्मे थे वह सफाविद साम्राज्य के दरबारी अमीरों का परिवार था। हालांकि सफाविद साम्राज्य के पतन के साथ साथ सैयद परिवार की भी आर्थिक तंगी के दिन आ गए, जिसके चलते इनके पिता सन 1707 में बंगाल के रास्ते होते हुए भारत में बिहार आ पहुंचे और यहीं आकर उन्होंने नौकरी कर ली। इनके इस सफर में इनके बड़े भाई मीर मोहम्मद बकर अपने पिता के साथ भारत आए थे।
जहां तक बात रही सादत अली खान की, तो यह अपने परिवार की बची खुची पैतृक संपत्ति के सहारे वहीं अपना परिवार के साथ गुजारा कर रहे थे। हालांकि इस बात से इनकी बेगम काफी नाराज रहती थी और आए दिन इनको उलाहने दिया करती थी, जिससे तंग आकर सन 1709 में सादत अली खान भी भारत की ओर बेहतर भविष्य की तलाश में चले आए। 1709 के आखिर में यह अपने भाई और पिता के पास बिहार पहुंचे। हालांकि तब तक इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतिहासकार गुलाम अली सादत अली खान के भारत आने का समय 1708 से 1709 के बीच का बताते हैं। सादत अली खान जब भारत पहुंचे थे तो इनके पिता का इंतकाल हो ही चुका था, तो यह अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए, जहां इनकी मुलाकात फारसी सैयद सरबुलंद खान से हुई। सरबुलंद खान प्रयागराज में कारा मानिकपुर का फौजदार था। खान ने इनको अपना मीर मंजिल तैनात किया। सरबुलंद खान का मीर मंजिल बनने के बाद लगभग 10 वर्षों के तमाम उतार चढ़ाव के बाद अंततः मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें अकबराबाद का गवर्नर तैनात किया। यह साल था सन 1720 का। जिस समय यह अकबराबाद के गवर्नर बनाए गए, उस समय यहाँ मथुरा और भरतपुर के जाटों का विद्रोह चल रहा था। अकबराबाद दरअसल आधुनिक आगरा को ही कहा जाता था। इन्होंने मथुरा और भरतपुर के जाट विद्रोह का मजबूती से सामना किया। सितंबर 1721 में इन्होंने जाटों के विरुद्ध एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी की। हालांकि उसी समय एक दूसरी घटना घटी। दरअसल मुगल सल्तनत के अधीन मारवाड़ के राजा अजीत सिंह अजमेर और गुजरात के गवर्नर थे। ये मुगल सल्तनत के विरुद्ध बागी हो गए थे और मुगल बादशाह ने सादत अली खान को महाराजा अजीत सिंह के विरुद्ध अभियान करने के लिए तत्काल दिल्ली बुला लिया। दिल्ली पहुंचकर सादत अली खान को घोर निराशा हाथ लगी। कारण ये था कि जो दिल्ली दरबार के अन्य सूबेदार थे वो ईर्ष्यावश सादत अली खान के अधीन अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान पर जाने से कतरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह की ओर से सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता भी सादत अली खान को अपेक्षानुरूप नहीं मिली थी। इसलिए खान ने इस अभियान को करने से इनकार कर दिया। इसी समय सादत अली खान के पीछे अकबराबाद में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 26 सितंबर सन 1721 को इनके डिप्टी गवर्नर नीलकंठ नागर फतेहपुर सीकरी से अकबराबाद की ओर लौट रहे थे, जहां रास्ते में जाट सरदार चूड़ामन सिंह के बेटे मुक्कम सिंह ने इनके काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में नीलकंठ नागर मारे गए और इनके 10,000 सैनिकों का काफिला पूरी तरह से तबाह हो गया। जाटों ने हाथियों, तमाम तोपों के साथ इनका बहुत बड़ा खजाना लूट लिया। इसके अलावा एक और घटना हुई। सितंबर 21 के ही आसपास में जाट सरदार चूड़ामन सिंह की भी मौत हो गई। नीलकंठ नागर की मृत्यु का समाचार पाकर मजबूरन सादत खान को तुरंत अकबराबाद की ओर आना पड़ा। अकबराबाद जब सादत अली खान वापस पहुंचे तो यहाँ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। दरअसल जाट सरदार चूड़ामन सिंह के बड़े भाई सूरजमल सिंह के बेटे बदन सिंह और मुक्कम सिंह के बीच में आपसी अनबन हो गई थी और उसके प्रतिशोध की भावना से बदन सिंह सादत अली खान के खेमे में आकर शामिल हो गया। हालांकि बदन सिंह की सहायता, तमाम रणनीतिक और कूटनीतिक कौशल के बावजूद अगले 6 महीनों तक सादत अली खान सिर्फ जाटों से चोट खाते रहे और उनके विरुद्ध कोई विशेष सफलता नहीं हासिल कर सके। अंततः सादत अली खान से निराश होकर दिल्ली दरबार ने 19 अप्रैल 1722 को जाट अभियान की कमान खान से लेकर के आमेर के कछवाहा राजा जयसिंह को सौंप दी। हालांकि जयसिंह ने अकबराबाद की गवर्नरी मिलने तक अपना जाट अभियान स्थगित ही रखा। 1 सितंबर 1722 को सादत अली खान अकबराबाद की गद्दी छोड़कर दिल्ली वापस पहुंचे। हालांकि मुगल बादशाह उस वक्त इनसे इतना ज्यादा नाराज थे कि उन्होंने सादत अली खान से मुलाकात तक नहीं की और इन्हें सीधे अवध की ओर अभियान करने का आदेश दे दिया। अवध, जहां बिजनौर के शेखजादे अपनी मनमानी कर रहे थे और चारों तरफ अव्यवस्था का बोलबाला था। जिस वक्त सादत खान अवध पहुंचे
उस समय यहाँ चारों तरफ बदहाली का आलम था। तमाम छोटे बड़े सियासतदान अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौर में यह प्रांत उत्तर में हिमालय श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में इलाहाबाद सूबे के मानिकपुर सरकार तक, पूरब में बिहार से लेकर के पश्चिम में कन्नौज सरकार तक विस्तृत था। अगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुल जिलों से इसकी तुलना की जाए तो इसके वर्तमान के 12 जिले उस समय इसका हिस्सा हुआ करते थे। जो आजकल जिला कहलाता है वही मुगल काल में सरकार कहा जाता था। अगर इसके विस्तार की बात करें तो पूर्वी छोर पर गोरखपुर सरकार से लेकर पश्चिम में कन्नौज सरकार तक यह कुल 135 कोस यानी कि 270 मील तक लंबा था। वहीं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मानिकपुर सरकार तक कुल 115 कोस यानी कि 230 मील की लंबाई लिए हुए था। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में भी इस सूबे के तमाम हिस्सों का जिक्र किया गया है। अबुल फजल के मुताबिक अवध के उस समय की 5 बड़ी सरकारों में हवेली अवध यानी कि आधुनिक फैजाबाद, गोरखपुर, बहराइच, लखनऊ और खैराबाद सबसे बड़ी 5 सरकारें हुआ करती थीं। अबुल फजल ने इस सूबे के क्षेत्रफल का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक यह सूबा कुल 1,01,71,080 बीघे में फैला हुआ था। सादत अली खान को अवध उस समय तमाम अलग अलग शक्ति और राजनीतिक महत्व वाले अर्ध स्वतंत्र सामंती शासकों के समूह के रूप में मिला था। मंसूर की किताब तफसीरत उल नासिरीन में उस वक्त के तमाम राजाओं की फेहरिस्त मिलती है। मंसूर के मुताबिक शेखजादों के अलावा उस समय लखनऊ के अन्य हिस्सों में प्रमुख तौर पर आधुनिक रायबरेली के अंतर्गत आने वाले तिलोई के राजा मोहन सिंह, प्रतापगढ़ के राजा छत्रधारी सिंह सोमवंशी, बैसवारा के राजा चेतराय वैश्य, गोंडा के राजा दत्त सिंह, बलरामपुर के राजा नारायण सिंह और इनके अलावा बस्ती में बासी रसूलपुर के राजा शामिल थे। बलरामपुर उस समय गोंडा सरकार के ही अधीन आता था। इन राजाओं के अलावा भी तमाम और छोटे राजा और जमींदार थे जिन्होंने अपने अपने इलाकों में अपनी सरकारें बना रखी थी। जो सशक्त राजा थे उन्होंने अपने इलाके को जंगलों और मिट्टी के किलों से घेर रखा था और उसी के अंदर से अपनी सरकारें चलाते थे। ये इतने निरंकुश हो चुके थे कि अवध सूबे को मालगुजारी और राजस्व अपनी मनमर्जी से ही दिया करते थे। कहानी यहाँ तक प्रचलित थी कि बिना तलवार दिखाए इनसे राजस्व वसूला ही नहीं जा सकता था। दूसरी ओर लखनऊ में बिजनौर के शेखजादे अपनी मनमानी कर रहे थे। इंपीरियल गजेटियर के 8वें संस्करण में हंटर लिखता है कि बिजनौर के शेखजादे लखनऊ के प्रथम मुस्लिम विजेता हुआ करते थे। इनके वंशजों ने सबसे पहले लखनऊ को विजित किया था। हालांकि बाद में कई पीढ़ियों के दौर के बाद इनका वंश मुफलिसी का शिकार हुआ। फिर सन 1580 में इन्हीं शेखजादों में से एक अब्दुल रहीम उर्फ निदान शाह लखनऊ के आसपास की कुछ जागीरें के साथ साथ अवध की सूबेदारी पाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद से ये शेखजादे इतने निरंकुश हो गए थे कि दिल्ली दरबार की ओर से भेजे गए किसी भी गवर्नर को ये कतई कोई अहमियत नहीं देते थे। अगर कोई गवर्नर बाहर से भेजा गया है तब तो उसके लिए ये लोग काम करना बहुत ही कठिन कर देते थे। दरअसल ये होता यूं था कि अवध सूबे के जितने प्रांतीय अधिकारियों की तैनाती होती थी वो शेखजादों के ही इच्छा के अनुरूप हुआ करती थी। तो ये प्रांतीय अधिकारी शेखजादों के आदेश के ही अनुरूप चलते थे और ये दिल्ली की ओर से भेजे गए गवर्नर को कतई कोई महत्व नहीं देते थे। खुद सादत अली खान जब गवर्नर बन के अवध आया था तो बिजनौर के शेखजादों ने मच्छी भवन के अंदर घुसने की इजाजत सादत अली खान को कभी नहीं दी। 9 सितंबर 1722 का दिन था जब सादत अली खान ने राजा गिरधर बहादुर नागर से अवध की गवर्नरी की गद्दी हासिल की और इसके बाद राजा गिरधर बहादुर नागर बतौर गवर्नर मालवा चले गए। सादत अली खान ने सर्वप्रथम फैजाबाद में अपना केंद्र बनाया
जिसे उस समय बंगला कहा जाता था। कमालुद्दीन हैदर ने अपनी किताब सवाने सलातीने अवध में खान द्वारा शेखजादों के विरुद्ध किए गए सैन्य अभियान का पूरा विवरण लिखा है। कमालुद्दीन हैदर बताते हैं कि सादत अली खान ने अपनी तैनाती के कुछ महीनों बाद ही शेखजादों के विरुद्ध सैन्य अभियान की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसने न केवल नए सैनिकों की भर्ती की, बल्कि अपने मैदानी तोपखाने की खातिर नए बैलों की खरीदारी भी की। तमाम तैयारी करने के बाद सादत अली खान दिल्ली पहुंचे और वहां से मुगल सेना की टुकड़ी भी हासिल कर ली। मुगल सेना की शाही टुकड़ी पाने के बाद सादत अली खान ने अवध की ओर कूच किया और वह बरेली के रास्ते होते हुए फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां अफगान सरदार मोहम्मद खान बंगस ने उनकी मेहमान नवाजी की। मोहम्मद खान बंगस ने न केवल शेखजादों की तमाम कमजोरियों, उनके शौक आदि की उनकी जानकारी दी, बल्कि खान को सलाह दी कि वह काकोरी के शेखों से हाथ मिलाकर ही बिजनौर के शेखजादों के खिलाफ अभियान करें, क्योंकि बिजनौर के शेखजादों की काकोरी के शेखों से नहीं बनती थी और काकोरी के शेख उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। फर्रुखाबाद से अवध की ओर सादत अली खान ने मानसून के दिनों में अपना अभियान वापस से जारी किया। गंगा नदी के रास्ते होते हुए जब सादत अली खान आगे बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान एक वाकया पेश आया। एक मछली गंगा नदी से उछलकर सादत अली खान की गोद में आ गई। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय परंपरा में मछली को बहुत शुभ माना जाता था और सांस्कृतिक मेल मिलाप के दौर में मुस्लिम समाज ने भी इसको कहीं न कहीं अपना लिया था। इस वाकये को सादत अली खान के खेमे ने बहुत ही शगुन के तौर पर माना और सादत अली खान ने उस मछली को अपने पास सहेज कर रख लिया। यह मछली शिया नवाबों के वंशजों में अंतिम पीढ़ी तक सहेज कर रखी गई थी। लखनऊ से कुछ मील पहले पश्चिम में काकोरी पहुंचकर सादत अली खान ने शेखों से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ ले लिया। इसके बाद वह शहर की ओर पहुंचा और शहर से बाहर अपना डेरा डाल दिया। डेरा डालने के बाद सादत अली खान ने शेखजादों को शहर से बाहर काफी दूर शाहदरा में एक रात की दावत पर आमंत्रित किया। उस रात दावत में लाहौर की मशहूर तवाइफों के साथ साथ बल्ख से खरीद कर लाई गई तमाम खूबसूरत लड़कियां भी पेशे नजर की गई थीं। उसी रात सादत अली खान ने किले से उत्तर पश्चिम में लगभग आधा मील दूर गोमती नदी के गऊ घाट पर अपनी सेना और तोपखाने के एक बड़े हिस्से के साथ नदी पार की और मच्छी किले का घेरा डाल दिया। मच्छी किले के बाहरी फाटक, जो उसमें शेखन दरवाजा कहलाता था, उस पर शेखजादों की एक शेखानी तलवार लटका करती थी। उस दरवाजे पर पहुंचकर हाथी पर बैठे हुए सादत अली खान ने सबसे पहले वह तलवार काटकर गिरा दी। यह तलवार शेखजादों की प्रभुता का प्रतीक थी। परंपरा थी कि मच्छी किले के अंदर प्रवेश करने वाला प्रत्येक शख्स इस तलवार के नीचे से सर झुकाकर ही अंदर जाएगा। इसके बाद बिना किसी खास प्रतिरोध के खान ने बड़ी आसानी से मच्छी किले पर कब्जा कर लिया। शेखजादों को जब यह खबर मालूम हुई तो उन्होंने खान के विरुद्ध प्रतिरोध किया। अकबरी गेट के पास मामूली लड़ाई के बाद शेखजादों को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने खान के सामने अपने हथियार डाल दिए। शेखजादों के परिवार से पंचमहल भी खाली करा लिया गया। मच्छी भवन फतेह होने की खबर बड़ी तेजी से सूबे में फैल गई। तमाम छोटे बड़े राजाओं ने सहज रूप से खान की अधीनता स्वीकार कर ली और खान को अपनी ओर से नजरें भेंट की। खान ने भी नियमित राजस्व मिलने की शर्त पर उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार दखलंदाजी न करने का आश्वासन दिया। इसके बाद खान ने अवध में नई राजस्व प्रणाली लागू की, जिससे मुगल सत्ता को काफी लाभ हुआ। मुगल बादशाह ने इससे खुश होकर के सादत अली खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत अली खान ने मच्छी भवन के परिसर को 565 रुपए महीने के किराए पर अपने स्वयं के उपयोग के लिए ले लिया। इसके बाद सादत अली खान सन 1739 तक गद्दी नशीन रहे और अवध सूबे पर राज किया। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि सादत अली खान के वारिसों में कौन कौन रहे और उनके दौर में क्या कुछ इस शहर ने देखा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए।
आबाद रहिए।